Hello everyone. It is sixth lecture of Matter in Our Surrounding, क्लास 9th साइंस। जैसे कि आपको पता है हम इस लेसन के 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और मेरे को उम्मीद है आपने वो सभी लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ एक बार उनको ज़रूर देखो। उन सभी लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि अगर आप सभी लेक्चर को देखते हो तो नेक्स्ट लेक्चर आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो पाता है। जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर स्केल्स के बारे में स्टडी किया था। अब जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो मैटर में कुछ चेंज आता है, और उससे पहले हमने स्टडी किया था स्टेट्स ऑफ मैटर, और उसके अंदर हमने 22 स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टडी किया था। जो आपकी सिलेबस है उसके अंदर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो 3 स्टेट हैं। उसके बाद हमने स्टडी किया था प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी BEC। तो हमने डीपली 5 स्टेट्स के बारे में स्टडी किया था, और मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बाकी स्टेट्स के बारे में यानी 22 स्टेट्स के बारे में भी बता रखा था। तो उम्मीद करूँगा एक बार उन लेक्चर को ज़रूर देखो। और आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, 6th लेक्चर यानी 6th पार्ट, और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर या फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। जैसे आपको भी पता है कि हम सॉलिड को कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड के अंदर, और लिक्विड को कन्वर्ट कर सकते हैं गैस के अंदर यानी वेपर के अंदर। तो इसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि ये कैसे चेंज होता है और इनके लिए क्या क्या कंडीशन है और इनको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यानी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। दो नेम है इसके, स्टेट ऑफ मैटर यानी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज का मीनिंग तो क्या होगा, कैसे चेंज होती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। और इंटर कन्वर्जन यानी ऑप्स में भी चेंज होती रहती हैं। ये होता है इंटर कन्वर्जन एक दूसरे के अंदर। तो डेफिनेशन देखो सबसे पहले, द फिनोमिना ड्यू टू विच मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एंड अल्टरिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो क्या फिनोमिना ये, यानी एक चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर वन स्टेट चेंज होती है अदर के अंदर। जैसे आप कुछ कंडीशन चेंज करते हो, टेम्परेचर या फिर प्रेशर, या ये हो सकता है कि वो दोबारा अपनी स्टेट है उसको गेन कर ले, उसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यानी इंटर कन्वर्जन। अगर अकेला चेंज बोलते हो, चेंज के अंदर तो क्या बोलोगे आप, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस के अंदर। अगर आप इंटर कन्वर्जन बोलते हो तो इंटर कन्वर्जन में क्या होगा, सॉलिड लिक्विड के अंदर, लिक्विड सॉलिड के अंदर चेंज होता रहता है, उसको बोलते हैं इंटर कन्वर्जन। ओके, तो हम स्टडी कर लेते हैं। मैंने एक डायग्राम ड्रा कर रखा है इंटर कन्वर्जन के बेस पे या चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बेस पे। तो देखो आपके पास सॉलिड है सबसे पहले, ठीक है ना। सॉलिड की एनर्जी सबसे लेस होती है। जैसे आपके पास सॉलिड है, मान लो आइस है, और आइस को आप क्या करते हो, मेल्ट करते हो यानी टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आइस क्या करेगी, मेल्ट करेगी, यानी मेल्टिंग पॉइंट आएगा वहाँ। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे लिक्विड, अब आपके पास स्टेट कौन सी है, लिक्विड। अब जैसे आप लिक्विड को और ज़्यादा हीट करते हो यानी हीट देते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। यानी जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, वेपोराइजेशन, या फिर उसका दूसरा नाम क्या होता है, एवेपोरेशन। यानी वेपोराइजेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। सेम एवेपोरेशन के लिए होगा ये। ओके, और देखो जो एवेपोरेशन होता है मैक्सिमम कब होती है, उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो कई बार कई बुक्स में यहाँ बॉइलिंग पॉइंट भी लिखा होता है, बॉइल भी लिखा होता है। यानी एवेपोरेशन या वेपोराइजेशन प्रोसेस मैक्सिमम होगी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैक्सिमम एवेपोरेशन होती है। अब देखो वेपोरेशन तो लेस टेम्परेचर भी हो जाती है, जैसे आप लिटिल भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वाटर का, तो क्या होगा, वाटर वेपर के अंदर
कन्वर्ट स्टार्ट हो जाता होना, यानी कन्वर्ट होता रहता है, लेकिन वो 100 डिग्री नहीं पहुंचा अभी तक। जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो वाटर क्या करता है, बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, और उस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम बॉइलिंग होती है अभी। ओके, तो ये फ़र्क था एवेपोरेशन और बॉइलिंग, यानी एवेपोरेशन या वेपोराइजेशन मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पे होती है किसी भी लिक्विड के लिए। ओके, तो वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो ये तो 3 स्टेट थी, और साथ अगली आपकी 4th स्टेट यानी प्लाज्मा। अब जैसे गैस को आप हाई टेम्परेचर पे हीट देते हो, हाई टेम्परेचर कितना, 2000 डिग्री सेल्सियस या मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस। तो जो स्पेसिफिक गैस हैं, स्पेसिफिक गैसें जैसे नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, हीलियम, ये गैसें क्या करती हैं, अपने आउटर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देती हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगी तो ये गैस आयंस यानी आयंस क्रिएट कर लेती हैं, कैटाइन प्लस इलेक्ट्रॉन्स, और उस स्टेट को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा। तो हम इसको 4th लेक्चर के अंदर अच्छी तरह स्टडी कर चुके हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आता प्लाज्मा के बारे में तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आप पार्ट 4 देखो, उसके अंदर मैंने प्लाज्मा और BEC के बारे में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है अभी। ओके, तो जो प्लाज्मा स्टेट आती है वो गैस से ही अचीव होती है। जैसे गैस का टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, बहुत हाई इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज करने से क्या होगा, प्लाज्मा स्टेट अचीव हो जाती है। इसको बोला जाता है आयोनाइजेशन। तो माइंड में आता है व्हाट इज आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं गैस को, या एनर्जी देते हैं गैस को, जिस वजह से गैस क्या करेगी, वो अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देती है। उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइज करना किसी चीज़ को। आयोनाइज का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई गैस है, सेंटर में न्यूक्लियस, ये हीलियम है मान लो, एटॉमिक नंबर होता है 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ मोर देन 20,000 डिग्री सेल्सियस, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर मूव कर जाता है भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका He पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है। तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा। जितना सन स्टार है उसके अंदर कौन सी स्टेट होती है, प्लाज्मा होती है। 99% यूनिवर्स किससे मिलके बना है, प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि जो ऊपर है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है सन स्टार के अंदर, तो उनके अंदर जो हीलियम गैस है वो आयोनाइज फॉर्म में होती है, और उस आयोनाइज फॉर्म में क्या होता है, प्लाज्मा मिलता है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल की किसके अंदर होती है अभी, प्लाज्मा के अंदर। दूसरे नंबर पे गैस के अंदर, तीसरा लिक्विड, और 4th क्या होता है, सॉलिड में। तो ये क्या कन्वर्जन है, यानी सॉलिड हमने कन्वर्ट किया लिक्विड के अंदर, लिक्विड हमने कन्वर्ट किया गैस के अंदर, और गैस किसके अंदर कन्वर्ट की, प्लाज्मा के अंदर। और हमने क्या किया, कॉन्टीन्यूसली टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। पहले हमने यहाँ इंक्रीज किया तो सॉलिड क्या करेगा, मेल्ट करेगा। फिर हमने यहाँ इंक्रीज किया, हीट दिया, तो वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और गैस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, हाई टेम्परेचर पे, प्लाज्मा के अंदर। जैसे सन और स्टार है उसके अंदर होता है 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर होता है भाई, इतना हाई टेम्परेचर होता है उनके अंदर। ओके, अब हम चलते हैं रिवर्स, वापिस चलते हैं। जैसे प्लाज्मा आपके पास, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस साइड तो हमने क्या किया था, टेम्परेचर हाई करते गए थे डाउन साइड, और डाउन साइड क्या, हाई एनर्जी होती है भाई हमेशा, ठीक है ना। प्लाज्मा के पास हाई एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल हैं जो, गैस के मॉलिक्यूल के पास सेकंड नंबर पे हाई होती है, इसमें थोड़ी कम, और सॉलिड के अंदर लेस एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के पास। ओके, अब देखो प्लाज्मा आपके पास। अब प्लाज्मा में क्या करता हूँ, अब इस साइड हम क्या करेंगे, टेम्परेचर डाउन करते चलेंगे, यानी कूलिंग प्रोवाइड करेंगे, कूल। जैसे मैंने टेम्परेचर डाउन किया तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी आयोनाइजेशन। देखो आयोनाइजेशन क्या था, आउटर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी आप एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो वो था आयोनाइजेशन एनर्जी, या उस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। ओके, डी आयोनाइजेशन में क्या हुआ, जैसे आपने ये एनर्जी प्रोवाइड करवाई तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। जैसे वो एनर्जी को छोड़ेगा, जैसे यहाँ से है, अगर इसने एनर्जी गेन कर ली, हमने टेम्परेचर दिया हाई, तो जिस वजह से इसके अंदर एनर्जी आई, और एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। हम क्या करते हैं, इस एनर्जी को वापस ले लेते हैं। जैसे एनर्जी इसमें से वापस आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके अंदर वापस आ जाता है भी। इसको बोलते हैं डी आयोनाइजेशन, या फिर इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है रिकम्बिनेशन, यानी दोबारा इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाता है अपने एटम के साथ, उसको बोलते हैं रिकम्बिनेशन। ओके, अब देखो हम पहुंचे गैस तक।
अब गैस को क्या करते हैं और ज़्यादा कूल कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड के अंदर। जैसे वेपर है, वेपर को अगर आप कूल कर देते हो यानी गैस वेपर। वैसे तो अगर एक्चुअली मैं बात करूं गैस और वेपर क्या होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा भाई। ओके, गैस और वेपर अलग अलग चीज़ें हैं, मेन मोटा मोटा आपको बता भी देता हूँ। जैसे गैस क्या होता है, गैस वो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम टेम्परेचर डाउन कर दें, डाउन कितना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, अगर कोई गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए उसको तो बोलते हैं वेपर। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब 25 डिग्री सेल्सियस है मान लो टेम्परेचर, रूम नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है 25 डिग्री, उसके ऊपर वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होती, इसका मतलब वो गैस है, वेपर नहीं है। अब जैसे आपके पास क्या है, वाटर है, अब वाटर वेपर है, वेपर को अगर आप कंडेंस कर देते हो यानी रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर के अंदर। तो इसका मतलब वाटर वेपर है, गैस नहीं होगा, यानी वाटर के वेपर को वेपर बोला जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, इनको क्या बोला जाता है, गैस, क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होते, लेकिन वाटर के जो वेपर है रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोला जाता है वेपर। ओके, चलो तो हम गैस पे पहुंचे थे। जैसे मैं टेम्परेचर डाउन कर देता हूँ तो क्या होगा, उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। यानी लिक्विफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट लो टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर डाउन करते हो तो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है गैस, वाटर समझो आप, वाटर से लिक्विड आ जाता है भाई, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। सेम यही डेफिनेशन रहेगी। व्हाट इज कंडेंसेशन प्रोसेस? कंडेंसेशन प्रोसेस इज ए प्रोसेस इन विच गैसियस सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू लिक्विड या लिक्विड सब्सटेंस। ओके, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जितने क्लाउड फॉर्मेशन है, बादल वगैरह बनते हैं जो, वो सारे के सारे कंडेंस प्रोसेस से बनते हैं भाई। या इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप घर में सब्जी वगैरह बनाते हो कभी, या वाटर की वेपर देखी होगी आपने, प्रेशर कुकर देखा होगा, उसके अंदर क्या होता है, जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होता है क्योंकि टेम्परेचर हाई देते हो इस साइड। ओके, अब जैसे ही आप बर्तन उठाओ, ऊपर से उठाते हो ना, तो आपको नीचे क्या दिखाई देता है, लिक्विड, पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब वो क्या है, कंडेंसेशन होता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन, यानी लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। और कंडेंसेशन, कंडेंस का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को ठंडा करना, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन या कंडेंस। ओके, तो लिक्विफिकेशन हो या कंडेंसेशन हो, दोनों को क्या बोलते हैं हम, गैस से लिक्विड कन्वर्ट करने की प्रोसेस बोलते हैं भाई। ओके, अब आ जाते हैं हम लिक्विड से सॉलिड की तरफ। जैसे आप लिक्विड से सॉलिड जाओगे यानी टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन कर देते हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। और दूसरा नाम क्या होता है उसका, फ्रीजिंग, फ्रीज करने की। जैसे आपके घर में फ्रिज है तो आप क्या करते हो, वाटर को रखते हो और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आइस यानी सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी, सॉलिडिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। और टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा इसके लिए, लो करना पड़ेगा। जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बट एक बात याद रखना, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, वो इक्विलिब्रियम होता है वहाँ। यानी अगर आप बात करो, जैसे आपके पास क्या है, हम बात कर लेते हैं लिक्विड से गैस की तरफ। लिक्विड से आप गैस में जा रहे हो, सॉरी लिक्विड से सॉलिड कर लेते हैं, लिक्विड टू सॉलिड वे। तो जैसे आप लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हो तो क्या करोगे, लो टेम्परेचर कर देते हो, तो आप टेम्परेचर क्या करते हो, लो। अगर सॉलिड से गैस की तरफ आते हो, टेम्परेचर क्या करोगे, हाई, हाई यानी हीट देते हो यहाँ, और यहाँ क्या देते हो आप, कूलिंग यानी कूल करते हो यहाँ। लिक्विड से सॉलिड ऐसे ही होता है। अब जैसे मान लो लिक्विड है, वाटर है आपके पास, वाटर से आइस। अब वाटर से जो आइस कन्वर्ट होती है ना, कितने डिग्री में कन्वर्ट होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। बट जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होगा कि आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आइस के अंदर। चलती रहती है प्रोसेस। जैसे हम मेल्टिंग पॉइंट पूछे आपसे, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर H2O कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और फ्रीजिंग पॉइंट पूछे आपसे तो वो भी क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है,
वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये दोनों देखो भाई, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों 0 डिग्री कैसे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब 0 डिग्री पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम अचीव होता है, यानी जितना वाटर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा उतना ही सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट होगा, लिक्विड के अंदर, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है दोनों के बीच में, सॉलिड और लिक्विड के बीच में, ठीक है ना, सॉलिड और लिक्विड के बीच में। तो 50-50 होता है दोनों। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपके घर में फ्रिज है, उसके अंदर आप टेम्परेचर कर दो 0 डिग्री सेल्सियस, उसके अंदर हाफ या थोड़ा बहुत उसके अंदर पानी रखो और उसके अंदर कुछ आइस के टुकड़े रखो। जैसे थोड़ी देर बाद देखोगे ना, ये नहीं होता कि सारा वाटर वो फ्रीज हो जाएगा आइस के अंदर, वो ऐसा ही पड़ा रहेगा, हाफ हो जाएगा दोनों, यानी वो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है उसके बीच में। यानी जितना वाटर कन्वर्ट होगा आइस के अंदर उतनी ही आइस कन्वर्ट हो जाती है वाटर के अंदर। तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों इक्वल होती हैं, इक्विलिब्रियम अचीव हो, जितना सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा उतना ही लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट होता है, सॉलिड के अंदर। उसको बोलते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, अब जो एग्जैक्ट फ्रीजिंग पॉइंट आता है ना, वो लेस देन 0 आता है। यानी अगर लेस देन 0 कर दोगे तो सभी वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा का सारा पानी आपका कन्वर्ट हो जाता है आइस के अंदर। अगर लिटिल बिट इंक्रीज कर देते हो 0 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस, तो जैसे इंक्रीज करोगे सारी की सारी आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर के अंदर। तो 0 डिग्री क्या है, हमेशा याद रखना, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है भाई। ओके, तो ये था लिक्विड से सॉलिड में गए हम, ठीक है। तो याद रखना, इस साइड हम क्या कर रहे हैं, कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, और इस साइड क्या करते हैं, हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये सारा क्या है, इंटर कन्वर्जन चल रहा है। अब देखो, आपने कई बार ये भी तो देखा होगा, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर, किया कभी स्टडी? देखो भाई, सॉलिड कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्टली गैस के अंदर, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो पहले तो डेफिनेशन ही कर लेते हैं, व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस डायरेक्टली। अब इसमें बीच वाली स्टेट नहीं आएगी लिक्विड, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे आपने कैम्फर या फिर नेफ्थलीन की गोलियां देखी होगी आपके घर में। जैसे हम कई बार सर्दी के कपड़े हैं वो रख देते हैं अलमीरा के अंदर या बेड के अंदर, तो उसमें कुछ गोलियां रखते हैं वाइट कलर की, नेफ्थलीन की गोलियां, या कैम्फर देखा होगा आपने। तो वो क्या होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से गैस के अंदर। तो जैसे आप दोबारा सर्दी आती है ना, यानी उसके अंदर बीच में क्या आएगी, गर्मी आएगी। गर्मी के अंदर वो सारी की सारी जो नेफ्थलीन है वो एवेपोरेट हो जाती है, यानी उड़ जाती है गैस की फॉर्म में, आपको नहीं मिलती फिर वो। जैसे आयोडीन होता है, आयोडीन, अमोनिया क्लोराइड, ये सारे क्या होते हैं अभी, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं गैस के अंदर, लिक्विड स्टेट नहीं आएगी इनके अंदर, ठीक है ना, डायरेक्टली होती है सॉलिड टू गैस। तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। ओके, अब उसी तरह गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो बुक के अंदर ये लिखा होता है सब्लिमेशन, ये भी, लेकिन सब्लिमेशन नहीं होता, ये डिपोजिशन होता है भाई, ठीक है ना। बुक के अंदर आपको सब्लिमेशन लिखा मिलेगा, बट ये क्या होता है, डिपोजिशन होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, डिपोजिशन इज ए प्रोसेस इन विच गैस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड। ओके, तो ये था सारा आपका इंटर कन्वर्जन, ठीक है ना। उसके बाद हम स्टडी कर लेते हैं नेक्स्ट, हाउ टू ब्रिंग अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब ये जितनी भी स्टेट की चेंज हुई, यानी मैटर की जितनी भी स्टेट चेंज होती है, तो उसका एक्चुअली रीजन क्या होता है भाई, तो उनके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे स्टेट चेंज तो हो जाती है, क्यों चेंज होती है, उसका क्या कारण है, आप कैसे चेंज कर सकते हो, तो वो स्टडी कर लेते हैं अब। नाउ अवर टॉपिक इज हाउ टू ब्रिंग अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट। अब स्टेट में चेंज क्यों आता है भाई, तो देखो, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के अंदर चेंज दो रीजन की वजह से आता है। फर्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, और सेकंड आता है चेंज ऑफ प्रेशर। यानी दो फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो पहले हम स्टडी कर लेते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहेगा। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगी, मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, जिस वजह से सॉलिड किस में चेंज होगा, लिक्विड के अंदर, और लिक्विड किस में चेंज होगा, गैस के अंदर। ओके, तो हम पहले स्टडी कर लेते हैं। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस के अंदर, और गैस किस में जाएगी, प्लाज्मा के अंदर। जैसे टेम्परेचर डाउन करोगे तो प्लाज्मा गैस के अंदर,
गैस किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, और लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड के अंदर पे। ओके, अब हम पहले स्टडी कर लेते हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर पे आइस इनटू वाटर। यानी हम क्या करते हैं, आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आपके पास आइस है यानी सॉलिड फॉर्म है, और सॉलिड से किस में कन्वर्ट करते हैं, वाटर के अंदर। वाटर यानी लिक्विड फॉर्म है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ठीक है ना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, मेल्टिंग। और आपको क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर के अंदर, यानी हीट प्रोवाइड करते हो नीचे से। जैसे हीट प्रोवाइड करोगे जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और क्या करेगी, कुछ देर बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। उसको बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, सेम 0 डिग्री सेल्सियस। और फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, सेम 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जो मेल्टिंग है वो मोर देन 0 पे होती है, और फ्रीजिंग लेस देन 0 पे। और 0 क्या था, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है भाई। ओके, अब जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ यानी हीट देता हूँ नीचे से, तो आप कभी नोटिस करना कि जैसे आपके पास एक बिकर है और बिकर के अंदर आइस है, आइस के टुकड़े हैं बहुत सारे, उसके अंदर आपने थर्मामीटर रख रखा है। थर्मामीटर के अंदर क्या होती है, मरकरी। जैसे ही आप नोटिस करोगे नीचे से आप हीट दोगे, जो थर्मामीटर है उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता कुछ टाइम तक। यानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि आइस है, तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होता है भाई उसके ऊपर टेम्परेचर। जैसे आप हीट देते हो नीचे से तो कुछ देर तक टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। और वो इंक्रीज कब करता है, जब पूरी की पूरी आइस कन्वर्ट हो चुकी होती है वाटर के अंदर, फिर वो टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पॉइंट माइंड में आता है कि कुछ टाइम तक जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, तो उसका रीज़न होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी छुपी हुई एनर्जी। जैसे आपने हीट दी, वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर। जो वो हीट दी आपने, वो जो मॉलिक्यूल है उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, मॉलिक्यूल के अंदर चलेगी, जिस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हीट देने से या टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमेशा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाती है, और उस वजह से वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। और इसमें साइंस की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो डेफिनेशन देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज नीडेड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर। कितना होता है मेल्टिंग टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस, विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जब 1 किलोग्राम सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर, ठीक है ना, तो जितनी आप एनर्जी देते हो वो एनर्जी क्या होती है आपकी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। और जिस वजह से टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीज नहीं आता अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 1 atm के ऊपर। देखो नॉर्मल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm, और नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर बोल सकते हैं 298 केल्विन भाई। ये होता है नॉर्मल प्रेशर, और ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर, या रूम टेम्परेचर भी इसी को बोलते हैं। ओके, अब जैसे ही आपने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता कुछ टाइम तक, इसका मतलब उसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, उसके अंदर वो छुप जाती है। और लेटेंट का मीनिंग क्या होता है, हिडन एनर्जी। लैटिन वर्ड से आता है ये, हिडन एनर्जी बोला जाता है। यानी कुछ टाइम तक वो एनर्जी उसके अंदर छुपी रहती है, यानी वो मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं इधर उधर, वो एनर्जी उसके अंदर छुप गई, अंदर चली जाती है, हिडन हो गई एनर्जी। इस वजह से इसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, मॉलिक्यूल की इंक्रीज कर जाती है। अब जो प्रेशर है, जैसे में हमने प्रेशर की बात की, वो किससे मेजर करते हैं हम, बैरोमीटर से। 8th क्लास में आपने स्टडी किया होगा बैरोमीटर। तो जो भी प्रेशर मेजर किया जाता है वो बैरोमीटर की हेल्प से मेजर किया जाता है भी। और ये भी याद रखना, कई बार टेस्टों में पूछ लेते हैं, 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, 76 सेंटीमीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 360 mmHg। Hg क्या होता है, मरकरी। ठीक है ना, मरकरी यूज की जाती है ना इसको मेजर करने के लिए। तो इस वजह से 1 atm इक्वल होता है 76 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 760 मिलीमीटर। Hg यानी मरकरी। या फिर इसकी दूसरी यूनिट होती है प्रेशर की, 2 यूनिट है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर atm, और दूसरी यूनिट होती है पास्कल, PA से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01
इंटू 10⁵ पास्कल होता है भाई। ओके, अब देखो एक कंडीशन और देखो, वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 335 किलो जूल पर किलोग्राम, यानी इतनी हिडन एनर्जी होती है। या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 किलोग्राम आइस को वाटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये एनर्जी हिडन होती है, उसके अंदर चली जाती है, जिस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। यानी इतनी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, किस में यूज हुई, सॉलिड को यानी आइस को कन्वर्ट करने में यूज होगी लिक्विड के अंदर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। या आप इसको सिंपली ऐसे याद रख सकते हो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो होता है 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड के अंदर। जितनी आप एनर्जी दोगे या जितनी आप हीट दोगे उसके अंदर, तो वो क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है भाई। ओके, तो नेक्स्ट कर लेते हैं वाटर टू गैस। नाउ टेम्परेचर इफेक्ट ऑन चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर। अब हम कर लेते हैं कि वाटर को अगर वेपर में चेंज करते हैं तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, तो आपके पास क्या है, वाटर है, वाटर यानी लिक्विड स्टेट आपके पास, और आपके पास एक वेपर स्टेट, वेपर यानी ये होगी आपकी गैसीय स्टेट बोलते हैं, यानी ये गैस स्टेट के अंदर होगा भाई। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या बोलते हैं इसको, वेपोराइजेशन, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, वेपोराइजेशन बोला जाता है भाई इसको, ठीक है। वेपोराइजेशन, जैसे टेम्परेचर आप हाई करोगे यानी हीट प्रोवाइड करोगे तो वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वेपर स्टेट के अंदर। और जैसे आप इसको कूल करोगे तो वेपर दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर, ठीक है ना। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वाटर टू वेपर और वेपर टू लिक्विड होगा। अब देखो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, अब देखो अवेपोरेशन रेट सबसे ज़्यादा हाई कब होती है, किस पॉइंट के ऊपर होगी, बॉइलिंग पॉइंट पे। यानी बॉइल, जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अवेपोरेशन रेट सबसे हाई होती है हमेशा। ओके, अब देखो, अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा हाई होगा, इसका मतलब उसमें जो मॉलिक्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होती है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग होगी। अब जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100, अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट 102 या 110 है, 110 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब उसमें लिक्विड स्टेट के अंदर बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, तो इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है भी। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपने अंदर कुछ एनर्जी गेन कर लेते हैं, जिस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है अभी, ठीक है। अब जैसे आप देखना, जैसे वाटर बॉईल करता है, कितने में बॉईल करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब जैसे उसके अंदर आप थर्मामीटर रखोगे तो काफ़ी टाइम तक उसमें 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो इंक्रीज ही नहीं करता। तो इसका मतलब वो एनर्जी कहाँ चली जाती है जो आप हीट के फॉर्म में नीचे से प्रोवाइड करवाते हो, तो वो सारी की सारी एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर। और जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है अभी। अब वो सारी की सारी एनर्जी लेटेंट हो जाती है, यानी हिडन एनर्जी हो जाती है। तो इसके अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि जैसे आपने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखा, वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर देता है वहाँ, उसके बाद टेम्परेचर ही नहीं इंक्रीज होता, तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या आ जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आ जाती है अभी। देखो क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज नीडेड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम या फिर 1 लीटर या फिर 1000 मिलीलीटर यूज कर सकते हो आप ऑफ ए लिक्विड इनटू द वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सेम ही पिछली डेफिनेशन है, बस यहाँ लिक्विड आएगा और यहाँ क्या है, वेपर आ जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट की जगह क्या आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मीनिंग क्या होता है, 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, जिस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ना करे। अब 100 डिग्री है तो 100 ही मेंटेन रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। और वाटर के लिए कितनी होती है, ये 226 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आता है कई बार, जैसे वेपर है या स्टीम बोल सकते हो आप, जैसे स्टीम है, स्टीम के अंदर बर्निंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है विद कंपेरेबल टू बॉइलिंग वाटर। यानी जो स्टीम है, भाप है, वो तो हाथ को जल्दी बर्न कर देती है, लेकिन बॉइलिंग वाटर में इतनी ज़्यादा बर्निंग नहीं होती।
दोनों का कंपेयर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अवेपोरेटेड वाटर होता है यानी स्टीम है, भाप है, उसके अंदर क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, उसके अंदर इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा होती है। उस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से हमारा जो हाथ है वो जल्दी बर्न हो जाता है या हमें ज़्यादा पेन फील होता है अभी, यानी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसके अंदर बॉइलिंग वाटर के कंपेरेबल में। अब देखो बॉइलिंग वाटर के अंदर तो कम एनर्जी थी और इसके अंदर ये एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हिडन एनर्जी है। इस एनर्जी की वजह से हमें ज़्यादा बर्न होता है स्किन के ऊपर भी। ओके, तो ये था। अब देखो नेक्स्ट कर लेते हैं गैस और वेपर के बारे में, ठीक है ना। अब जैसे लास्ट में हमने स्टडी किया था गैस और वेपर, तो क्या फ़र्क होता है। जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। तो स्टेट तो गैस है ना वो, लेकिन एक्चुअली गैस और वेपर में कुछ डिफरेंस होता है। अब देखो भाई क्या डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में। अब गैस तो क्या होगी, जो रूम टेम्परेचर के अंदर लिक्विफाइड ना हो उसके, लिक्विड में कन्वर्ट ना हो उसके, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन और CO2, O2, CO2 रहने दो, O2, N2, तो ये सभी क्या है भाई, ये गैस हैं, वेपर नहीं है। क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर कितना मानते हैं हम, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। साइंस के अंदर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है नॉर्मल टेम्परेचर। अब इसके ऊपर जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अराउंड है, चलो CO2 भी काउंट कर लो। अब ये लिक्विड में तो नहीं कन्वर्ट होंगी, गैस है अब भी, तो इसका मतलब ये गैस है। लेकिन जो वाटर वेपर है, जैसे वाटर वेपर क्या होंगे, जैसे H2O वेपर फॉर्म में है, जैसे टेम्परेचर डाउन आता है, कितना डाउन आता है 25 या जितना भी है, जैसे डाउन आता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, वेपर है, ये गैसीय स्टेट में नहीं मिलता। तो वाटर वेपर स्टेट में होता है, गैसियस में नहीं होगा। ये फ़र्क होता है अभी वेपर और गैस के अंदर। ओके, अब एक इसके अंदर टॉपिक कर लेते हैं वोलाटाइल, ठीक है। अब एक चीज़ पूछी जाती है, जैसे जितना जल्दी कोई बॉईल हो जाता है यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो, उसको बोला जाता है वोलाटाइल लिक्विड। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल, डीजल, जितने भी ऑयल्स पड़े हैं हमने, उनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है, थोड़ी सी भी हीट मिलेगी। जैसे पेट्रोल है, कई बार बोलते हैं ना भी इसका ढक्कन बंद कर दो, टंकी का जो टैंकी होती है ना, जैसे आपने सुना होगा कई बार ये बोल दिया जाता है, जैसे आप पेट्रोल डलवाते हो बाइक के अंदर, कार के अंदर, तो ये बोल दिया जाता है कि जो टैंकी है उसका ढक्कन आप जल्दी से बंद करो, क्योंकि जो पेट्रोल है वो अवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाता है वो। क्यों? क्योंकि वो वोलाटाइल लिक्विड होता है। वोलाटाइल वो लिक्विड होते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है। जिनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा उनको वोलाटाइल बोला जाता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है उसको बोला जाता है नॉन वोलाटाइल, ठीक है। जैसे सोल्ट है, अब सोल्ट को आप वेपर में तो नहीं कन्वर्ट कर पाते, तो उसको बोला जाता है नॉन वोलाटाइल, ठीक है ना। वोलाटाइल जो अवेपोरेट हो जाते हैं इजीली, नॉन वोलाटाइल जो अवेपोरेट नहीं होते हैं अभी, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है आपका सब्लिमेशन भी। तो हम ऑलरेडी वैसे तो स्टडी कर चुके हैं, लेकिन सब्लिमेशन की एप्लीकेशन कर लेते हैं। अब देखो सब्लिमेशन की एप्लीकेशन क्या होती है। सब्लिमेशन, तो देखो सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होगा, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्टली, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर भी। फॉर एग्जांपल जैसे अमोनिया क्लोराइड है, या फिर कैम्फर है, नेफ्थलीन है, आयोडीन है, तो ये सभी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैस के अंदर, उसको बोला जाता है सब्लिमेशन। उसी तरह डिपोजिशन क्या होता है। डिपोजिशन इज ए प्रोसेस इन विच गैस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म। ओके, तो हम सब्लिमेशन पे कर लेते हैं। जैसे आपके पास अमोनिया क्लोराइड है और इसकी एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन तो ये सब्लिमेशन की, जैसे हम घर में नेफ्थलीन की जो गोलियां हैं उनको यूज़ करते हैं कपड़ों के अंदर बैक्टीरिया को किल करने के लिए। एंटी बैक्टीरिया होती हैं वो, एंटीबायोटिक लगाओ, ये एंटी बैक्टीरिया होती हैं वो। जैसे आप कपड़ों के बीच में रखते हो सर्दियों के कपड़ों में, तो वो क्या करती है, जो बैक्टीरिया फंगस आती है उसको किल कर देता है भी, तो हमारे कपड़े हैं जो वो ठीक रहते हैं। बट जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वो क्या हो जाते हैं, अवेपोरेट हो जाती हैं वो, यानी लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती हैं गैस के अंदर। तो जैसे आप नेक्स्ट टाइम उनको देखते हो
मतलब 3-4 महीने बाद, तो वो क्या होती है, जो टैबलेट्स हैं यानी गोलियाँ होती हैं जो नेफ्थलीन की, वो आपको नहीं मिलती वहाँ, यानी वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो चुकी होती हैं गैस के अंदर। और सेकंड एप्लीकेशन इसकी ये आती है कि जैसे प्योरीफिकेशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। जैसे नॉन वोलाटाइल, अब आपको ये पता हो कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या होते हैं। तो वोलाटाइल वो सब्सटेंस होते हैं जो ईजिली अवेपोरेट ना कर पाएँ या जिसका अवेपोरेशन नहीं होता। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, सॉलिड होता है तो उसका अवेपोरेशन बहुत मुश्किल होता है भाई, या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होगा तो उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। और वोलाटाइल वो होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, जो ऑयल्स होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, वोलाटाइल होते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी अवेपोरेट हो जाते हैं, तो होते हैं वोलाटाइल। जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उसको बोला जाता है नॉन वोलाटाइल। अब देखो जैसे अमोनिया क्लोराइड आपके पास NH4Cl, और इसमें मिक्स है NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी सोल्ट है ये, सोल्ट, और ये अमोनिया क्लोराइड है भाई, ठीक है ना। तो ये आपके पास अमोनिया या अमोनिया क्लोराइड, इसको प्योर करना हमने, तो हम क्या करते हैं, जैसे दोनों के मिक्सचर को हम गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं। तो जैसे ही हीट देंगे तो NaCl तो नीचे रह जाता है, क्योंकि ये तो नॉन वोलाटाइल है, और ये क्या है, हाई वोलाटाइल होता है अभी, ये एकदम ये डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर। तो ये हाई वोलाटाइल होता है, जिस वजह से अमोनिया क्लोराइड ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, कीप के ऊपर लग जाता है, जिस वजह से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो प्योरीफिकेशन प्रोसेस होती है ये सब्लिमेशन के दौरान, ठीक है। अमोनिया क्लोराइड सब्लाइम हो जाता है ईजिली, ओके, वेपर के अंदर। तो ये था सब्लिमेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है अभी, ठीक है ना। तो हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट था, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस के अंदर, गैस प्लाज्मा के अंदर चेंज हो जाता है। जैसे टेम्परेचर डाउन करेंगे, प्लाज्मा गैस के अंदर, गैस लिक्विड के अंदर, लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है भाई, ठीक है ना। और सब्लिमेशन में हमने क्या किया था, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर, और इस साइड जैसे टेम्परेचर डाउन करोगे आप तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड के अंदर डायरेक्टली, ओके। टॉप चेंज ऑफ प्रेशर, जैसे आप प्रेशर को चेंज करते हो तो स्टेट ऑफ मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो आपके पास क्या है, पहले गैसीय स्टेट है, गैस, उसके बाद लिक्विड, और लिक्विड के बाद सॉलिड। हम जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेंगे विद इंक्रीजिंग प्रेशर, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वो क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल है, और ऊपर से आपने पिस्टन लगा रखा है। जैसे पिस्टन पे आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, काफ़ी क्लोज आने स्टार्ट हो जाते हैं अभी। अब जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे, जो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, मॉलिक्यूल क्लोज आते चले जाते हैं। तो गैस किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड के अंदर, और लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड के अंदर। लेकिन आप जैसे ही प्रेशर को क्या करते हो, डिक्रीज कर देते हो, तो वापस सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर, ठीक है ना। यानी प्रेशर इंक्रीज करने से गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड के अंदर, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड के अंदर। सेम अगर प्रेशर आप डिक्रीज कर देते हो तो सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर, और लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर, क्योंकि मॉलिक्यूल जैसे प्रेशर डिक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल वापस अपनी वही सेम पोजीशन में चले जाते हैं अभी, ओके। अब देखो इसके साथ टेम्परेचर का साथ ही कर लेते हैं। जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्रीज करना पड़ता है। यानी फर्स्ट कंडीशन के लिए, जैसे गैस से लिक्विड गए आप, तो गैस से लिक्विड जाओगे तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। लिक्विड से आप फिर सॉलिड में जाओगे तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डाउन। प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, यानी डिक्रीज करना पड़ेगा। उसी तरह अगर प्रेशर डिक्रीज करते हो तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा भाई, ठीक है ना। तो ये फेवरेबल होते हैं दोनों इस कंडीशन में, प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज। अगर प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ता है, ओके। तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इसकी एप्लीकेशन कर लेते हैं। जैसे जनरली हमारे जो टायर वगैरह होते हैं व्हीकल्स के अंदर, तो उनमें क्या प्रेशर का एक मेन कंसेप्ट होता है। अगर ज़्यादा हाई प्रेशर कर दोगे गैस का तो क्या होगा, ट्यूब या टायर फट जाते हैं।
अगर लेस हो गए तो वो जल्दी पंचर्ड हो जाते हैं। इस वजह से हमें नॉर्मल या मेंटेन प्रेशर रखना पड़ता है उनके अंदर, टायर या ट्यूब के अंदर। सेकंड इसकी एप्लीकेशन आती है जैसे प्रेशर कुकर। आपने देखा होगा प्रेशर कुकर के अंदर जो खाना है वो बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। क्यों जल्दी प्रिपेयर हो जाता है? क्योंकि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उससे राइज हो जाता है, भी इंक्रीज हो जाता है वाटर का, क्योंकि वाटर होता है सब्जी के अंदर। अब जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने से जो अपने वेजिटेबल है, सब्जी है, वो जल्दी प्रिपेयर हो जाती है, जल्दी पक जाती है। क्योंकि अगर वो पहले बॉईल हो जाता है, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने से क्या होगा कि जो उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आ जाता है, यानी एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है वो, जिस वजह से सब्जी क्या होगी, लेट बॉईल होगी। हाँ, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है तो जिस वजह से सारी की सारी हीट किसको इफेक्ट करती है, वो वेजिटेबल को इफेक्ट करेगी भाई। ठीक है, तो इसका मेनली रीज़न क्या होगा कि जैसे अब प्रेशर इंक्रीज होगा प्रेशर कुकर के अंदर तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी राइज हो जाता है, जिस वजह से वेजिटेबल जल्दी प्रिपेयर हो जाती है भाई। ओके, तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। या फिर आपने पढ़ा होगा जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी सॉलिड CO2, या ड्राई बोलते हैं जिसको, ड्राई CO2 या सॉलिड CO2। तो ड्राई CO2 जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर देते हो और टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जिस वजह से कन्वर्ट हो जाती है एक गैस के अंदर, यानी ड्राई CO2 बोला जाता है जिसको। यानी प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा आपको, उसको बोलते हैं ड्राई CO2। ओके, और जैसे आपने एक बार पढ़ा होगा वाइट क्लाउड, पढ़े हैं? तो वाइट क्लाउड कैसे होते हैं भाई, जैसे काफ़ी ऊपर जब टेम्परेचर डाउन चला जाता है तो जो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। जैसे जेट एरोप्लेन है या जहाज काफ़ी ऊपर उड़ते हैं जो, उसके ऊपर क्या होता है, काफ़ी वाइट क्लाउड दिखाई देते हैं उनको। जैसे वो वाइट क्लाउड एकदम जहाज को टच करते हैं तो एकदम वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो वेपर के मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं और जिस वजह से वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं वाइट सॉलिड फॉर्म के अंदर। ठीक है ना, तो उसी तरह ड्राई आइस होती है अभी CO2। ठीक है, तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ ड्राई CO2। नाउ ओके, हमारा टॉपिक आ जाता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। जैसे हमने स्टडी किया है कि जैसे हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो CO2 किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या होता है भाई, जैसे आप गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड के अंदर। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। यानी बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर वी कन्वर्ट ए गैस इनटू लिक्विड फॉर्म, दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अब इसके लिए दो कंडीशन होती है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो टेम्परेचर क्या हो, यानी हम लिक्विफिकेशन के लिए कंडीशन क्या होगी भाई, तो टेम्परेचर क्या हो लो और प्रेशर क्या हो हाई। ठीक है ना, तभी लिक्विफिकेशन हो सकता है किसी भी गैस का। अब इसमें आते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज ए टेम्परेचर अबोव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, यानी इसके ऊपर अब गैस लिक्विफाइड नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। उसी तरह क्रिटिकल प्रेशर होता है, क्रिटिकल प्रेशर इज दैट प्रेशर बिलो विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, यानी एक फिक्स होता है। जैसे मान लो किसी गैस के लिए 32 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर है, अगर आपने टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया 33 डिग्री सेल्सियस, अब कितना प्रेशर मर्जी डिक्रीज या इंक्रीज करी जाओ वो गैस लिक्विफाइड नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। इससे लेस होगा टेम्परेचर, यानी इससे लेस रखो टेम्परेचर, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर क्या करते जाओ, इंक्रीज करते जाओ, तो कोई गैस क्या करेगी, इजीली लिक्विफाइड हो जाती है। ठीक है ना, उसी तरह प्रेशर, मान लो प्रेशर की कंडीशन है उसके लिए 2.5 ATM है, ये प्रेशर की कंडीशन है, आपने प्रेशर कर रखा है 2.8 ATM। ओके, अब आप क्या करते हो, टेम्परेचर को डिक्रीज करते जा रहे हो। जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे आप तो वो गैस लिक्विफाइड नहीं होगी, तो स्पेसिफिक कंडीशन है ना उसके लिए प्रेशर की, यानी कम से कम जो प्रेशर है 2.5 ATM रखना पड़ेगा। तो ये था आपका कंप्लीट 6th पार्ट, चेंज ऑफ मैटर या इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। और मेरे को उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।
अगर आपका कोई भी सुजेशन हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।